हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 4 का पार्ट 2, जिसमें आप आगे की 4 टेस्ट देखोगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा या फिर इस सीरीज के बारे में आप नहीं जानते तो पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। फ्री टाइम में आराम से देख लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टेल का नाम है द पेरेंट डेथ ट्रैप। ये कहानी है लाइल नाम के लड़के की, जिसके पेरेंट्स टाउन के सबसे अमीर लोग हैं, पर फिर भी पूरा टाउन इसे लूजर समझता है, यहाँ तक कि इसके माँ बाप भी। इससे ज्यादा अहमियत वो देते हैं अपनी कैट चर्चिल को, जो कि रेफरेंस है पेट सेमेटेरी वाली कैट चर्च का। इन्हें लगता है कि लाइल एकदम यूजलेस है, ना तो वो इनके लिए कुछ कर सकता है और ना ही अपने लिए, इसलिए उसका सब कुछ यही मैनेज करते हैं। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, सब कुछ। जैसे कि प्रॉम नाइट पर जाने के लिए लाइल के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स ने खुद एक लड़की को मैनेज किया, वो भी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की वायलेट मायर्स, जो लाइल की तरफ कभी देखती भी नहीं। ऐसा ये कर पाए सिर्फ अपने पैसे के दम पर। वायलेट इसके साथ जाएगी, उसके बदले इन्होंने वायलेट के डैड की कंपनी में थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और थोड़े से मेरा मतलब है इनके लिए थोड़े। लाइल अपने पेरेंट्स से भी नफरत करता है और साथ में उनकी कैट से भी, और कैट की तरफ से भी ये म्यूचुअल है। लाइल उसे अपने रूम से भगा रहा था तो उसने लाइल के फेस पर पंजा मार दिया, जिसके बदले में लाइल ने भी उसे मारा, पर जान से। खैर अब टाइम आता है प्रॉम का। लाइल अपने हिसाब से तैयार होकर घर से निकल रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया। उन्होंने लाइल को फिर से तैयार किया अपने हिसाब से, और इसके बाद वो वेट करने लगे वायलेट का। लेकिन ऐसे ही 2 घंटे बीत गए पर वायलेट नहीं आई। ऊपर से उसकी मॉम फोन भी आंसर नहीं कर रही थी, यानी कि इनके पैसे तो डूब गए। लाइल तो जानता ही था कि वायलेट इसके साथ नहीं जाने वाली, क्योंकि पूरे स्कूल के सामने वो अपनी बेइज्जती तो कराने से रही। काफी टाइम बाद उसकी मॉम का फोन आया और उसने बताया कि वायलेट तो 2 घंटे पहले चली गई। इनडायरेक्टली वो बोल रही थी कि अपनी बेटी को तेरे लूजर बेटे के साथ नहीं भेजूंगी, जो करना है कर ले। ये सुनकर लाइल का डैड फिर से उसे सुनाने लगा कि तेरे बस का कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन लाइल ने कुछ करने का ठान लिया था। उसने तलवार उठाई और सीधा अपने डैड की गर्दन में दे मारी, लेकिन वो बीच में ही फंस गई, क्योंकि उसे शार्प करने का काम भी लाइल का ही था, जो उसने किया नहीं। तो उसका डैड उसे फिर से सुनाने लगा कि तेरे बस का ये भी नहीं, तू मुझे ठीक से मार भी नहीं सकता। फिर तो लाइल ने लगातार वार करके उसका सर ही अलग कर डाला। ये देखकर उसकी मॉम भी परेशान हो गई। वो गुस्से में बोलती है कि तूने पूरा लिविंग रूम खराब कर दिया नालायक। और फिर तो लाइल ने उसे भी मार डाला और दोनों की लाशों को फेंक दिया घर के सामने वाली लेक में। ये सब करके लाइल सोच रहा था कि माँ बाप तो अब रहे नहीं, अब चैन की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तभी उसके रूम में आ गई चर्चिल की आत्मा, और पेट सेमेटेरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद आया उसके बाप का सर, फिर बाकी बॉडी, जिसने सर को दोबारा से फिट कर लिया, और आखिर में उसकी माँ। हमेशा की तरह दोनों फिर से उसे सुनाने लगे, यानी कि अब इसका पहले से भी ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि अब ये 24 घंटे हर जगह इसके साथ रहेंगे। मारने से ज्यादा तो कुछ ये कर नहीं सकता। अब इसे पूरी लाइफ ऐसे ही निकालनी होगी, अपने माँ बाप और उनकी बिल्ली के भूतों के साथ। पीछा छुड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उल्टा पीछे पड़ा लिया। ऐसे 4 साल बीत गए, और अब तो लाइल को आदत सी हो गई थी ऐसे जीने में, और बिल्ली के पंजे का निशान आज भी इसके फेस पर मौजूद है। लाइल पूरा दिन घर में उनके ताने सुनता, फिर कहीं बाहर जाता तो वो भी उसके साथ जाते। वो दोनों पूरी तरह लाइल के साथ चिपक चुके थे, क्योंकि लाइल ने उन्हें मारा। खैर वो ग्रोसरी लेने जाता है तो वहां पर हम देख पाते हैं क्रीप शो के ट्रेडमार्क एश ट्रे, साथ में पतंजलि एलोवेरा दोनों वेरिएंट, डाबर रेड टूथपेस्ट, हिमालय प्रोडक्ट्स, वैसलीन, डव शैम्पू, एक्स डीओ, लाइफ बॉय, नमक वाला कोलगेट, और भी कई सारे फेमिलियर सामान, क्योंकि स्टोर का ओनर होगा इंडियन। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे लिखा है सब्जी मंडी। पर एक चीज जिसे देखकर लाइल भी हिल गया, वो थी वायलेट मायर्स। माइकल मायर्स की तरह ये भी 4 साल बाद अचानक से प्रकट हो गई। उसे देखकर लाइल के पेरेंट्स गुस्सा हो गए, क्योंकि देखा जाए तो उसी की वजह से ये दोनों मरे थे। लेकिन लाइल का हाल उल्टा था। वो फिर से वही नर्वस वाली हरकतें करने लगा, तो वायलेट ने खुद उसके पास आकर उससे बात की, और साथ में सॉरी भी बोला 4 साल पहले इसका पागल बनाने के लिए। कुछ इस तरह ये दोनों मिले और एक डेट भी फिक्स हो गई। अब वैसे तो लाइल के पेरेंट्स चाहते हैं कि लाइल शादी कर ले, ताकि ये दोनों यहाँ से जा सके, लेकिन वायलेट के साथ नहीं। वायलेट इन्हें
जरा भी पसंद नहीं, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। पर लाइल को तो वो पहले से पसंद है। अगर वो खुद इससे मिल रही है तो इससे अच्छा इसके लिए कुछ भी नहीं। स्कूल की वही पॉपुलर लड़की जिसके सपने ये देखता था। सब्र का फल तो सच में मीठा निकला। खैर लाइल डेट के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके दरवाजे पर आ जाती है स्पेशल एजेंट एला। वो उसके पेरेंट्स से पूछताछ करने आई थी किसी कंपनी में की गई इन्वेस्टमेंट के चलते, वही वायलेट के डैड वाली कंपनी, उसमें कोई बड़ा घोटाला हो गया। लाइल बोलता है कि मेरे पेरेंट्स तो स्विट्जरलैंड गए हैं घूमने, पता नहीं कब आएंगे। तो एला उसे अपना कार्ड देकर चली गई कि जब भी आए मुझे बता देना। एला के जाने के बाद लाइल के पेरेंट्स उसे फिर से सुनाने लगे क्योंकि 4 साल बाद भी ये झूठी बोल रहा है। छोटे मोटे काम भी ये नहीं करता, जैसे कि अपने पेरेंट्स का पैसा अपने नाम करवाना। तभी तो एला इसके पेरेंट्स से बात करने आई थी क्योंकि सारा पैसा उन्हीं के नाम पर है। खैर ये सब टेंशन छोड़कर वो चला गया डेट पर, जहाँ पर उसने वायलेट को बताया कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, तो बदले में वायलेट ने बताया कि मेरे साथ भी सेम है। इसके डैड ने एक फर्जी कंपनी खोली थी जिसमें पूरे टाउन ने पैसे डाले थे, इंक्लूडिंग लाइल के पेरेंट्स। पर जल्दी वो पकड़ा गया। सारा पैसा वो कोर्ट में हार गया, जिसकी वजह से उसने खुद अपनी जान ले ली। फिर उसके गम में इसकी माँ भी चल बसी। वो जिस तरह ये वापस पहुंची इस टाउन में, वरना ये तो कब की यहाँ से जा चुकी थी। तभी तो 4 साल दिखे नहीं। लाइल को उसकी हालत अपने जैसी लग रही थी, इसलिए लाइल ने बता दिया कि मेरे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था, जो किया था खुद उन दोनों ने। दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे और जब पकड़े गए तो दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। बताओ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि जिंदा थे तब भी नाम डुबा रहा था, अब खुद हमें मार के भी खुद ही हमारा नाम डुबा रहा है। दोनों का अकेलापन वाला एंगल जुड़ा तो घर में जाकर एक बढ़िया सी स्लैशर मूवी देखते हुए दोनों का रोमांस चला, जिसके चलते आत्माओं को दूर जाना पड़ा। लेकिन अगली सुबह एला फिर से दरवाजे पर टपक पड़ी। इस बार लाइल ने बोला कि मेरे पेरेंट्स अब 1 साल बाद आएंगे, तो 1 साल बाद आना। और ये सब सुन लिया वायलेट ने। वो लाइल से गुस्सा हो गई कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरा फायदा उठाने के लिए। वो गुस्सा होकर ऊपर चली गई, जिससे लाइल के पेरेंट्स तो काफी खुश हुए। वो बोल रहे थे कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पर इससे लाइल भी गुस्सा हो गया। एक ही तो खुशी आई थी पूरी जिंदगी में, अब वो भी जारी है। गुस्से में तलवार उठाकर वो खुद को भी मारने लगा, तो उसके पेरेंट्स ने चिल्लाकर पूरा घर हिला दिया। अब जाकर उन्होंने बोली अपने दिल की बात। वो बोले कि ऐसा कभी मत करना, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा हो जाए। हमने लाइफ में कई सारी गलतियां की और तुम्हें भी ठीक से नहीं समझा, लेकिन हमें तुम पे गर्व है। अब जाओ और वायलेट को मना लो। लाइल ने भी ऐसा ही किया और कुछ इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा है कि इनकी शादी हुई है सवीनी कोर्ट हाउस में रॉबर्टो रॉड्रिगस के द्वारा। इसमें 2 नाम रेफरेंस है, आपने एक भी बता दिया तो भी चल जाएगा, और अगर दोनों बता दिए तो बहुत बढ़िया। हर सुहाग रात पर उसके पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि पुलिस को उन दोनों की लाशें मिल गई, और साथ में 2 और लाशें थी जो कि थी वायलेट के पेरेंट्स की। यानी कि लाइल और वायलेट सच में सेम है। वायलेट ने भी खुद ही अपने पेरेंट्स को मारा था उनके इंश्योरेंस के पैसे के लिए। और काफी हद तक ये दोनों अलग भी हैं, क्योंकि वायलेट को चाहिए सिर्फ पैसा, जबकि लाइल को चाहिए सिर्फ प्यार। लाइल को फंसाकर उससे शादी करना एक सोचा समझा प्लान था, ताकि लाइल का सारा पैसा ये हड़प सके। उसने लाइल के ड्रिंक में जहर मिलाया था, जिसकी वजह से अब वो मर रहा है। और तभी वहाँ पर आ गई वायलेट के पेरेंट्स की आत्माएं, जो कि बिल्कुल लाइल के पेरेंट्स की तरह इसके साथ रहते हैं। वायलेट के साथ वो दोनों भी खुश हो रहे थे, पर तभी लाइल उसके सारे सपने तोड़ देता है, ये बताकर कि सारा पैसा मेरे पेरेंट्स के नाम पर है, तुम्हें 40 कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तभी उसके पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, और सामने वाली आत्मा पार्टी को देखकर वो खुश नहीं थे। ऊपर से लाइल को मरता देखकर वो दोनों बेकाबू हो गए। पूरे वायलेंट होकर वो दोनों चिल्लाने लगे, जिससे पूरा घर हिल रहा था। और ये देखकर वायलेट तो बेचारी डर के मारी वायलेट हो गई, यानी कि चल बसी। लेकिन किस्मत से लाइल बच गया था, क्योंकि वायलेट ने जहर भी सस्ते वाला लिया था। पर आगे की जिंदगी और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि अब इसे झेलना होगा 5 आत्माओं को, और बिल्ली को मिला दो तो 6, वो भी जेल में, क्योंकि 5 मर्डर्स का केस इस पर चलेगा, दोनों पेरेंट्स का और वायलेट का। पुलिस के मुताबिक लाइल और वायलेट ने मिलकर पहले अपने पेरेंट्स को मारा, फिर वायलेट ने लाइल को मारना चाहा तो लाइल ने उल्टा उसे ही मार डाला। और कुछ इस तरह इसके सर पे आ गए 5 मर्डर्स, जिसकी उसे जरा भी चिंता नहीं। चिंता है तो सिर्फ इन आत्माओं की, जो कभी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक ये खुद आत्मा नहीं बन जाता, और तब भी इसका यही हाल होगा। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। इसमें मोरल ये था कि जज्बातों में बहकर कोई भी बड़ा कदम ना उठाए, वो बैकफायर जरूर करेगा। और अंडरलाइन मोरल ये था कि टाइम रहते अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, चाहे अपने माँ बाप से, चाहे अपने बच्चों से, चाहे किसी से भी। दिल में रखोगे तो फिर दिल में ही रखनी पड़ जाएगी। और पेरेंट्स भले ही कठोर बोलते हैं, लेकिन अपने बच्चे का बुरा तो नहीं चाह सकते। 6 टेल का नाम है टू ग्रैंड मदर्स हाउस वी गो।
ये कहानी है मार्सिया की, जिसे आप देख चुके हो फाइनल डेस्टिनेशन 2 और डेड राइजिंग मूवीज में। मार्सिया का काम है लड़कों को फंसाकर उनके पैसे लूटना, फिर उन्हें छोड़ देना। इसी मकसद से इसने अभी अभी शादी की है डेविड नाम के एक बूढ़े आदमी से, जो कभी भी लुढ़क सकता है। और डेविड के इस फैसले से उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि वो भी कभी भी लुढ़क सकती है। उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो डेविड की बेटी रूबी को अपनी बेटी माने, लेकिन मार्सिया में वो गुण नजर नहीं आता। और उसकी चिंता सही साबित हुई। जल्दी डेविड मर गया, पता नहीं कैसे, और सारा पैसा वो नाम कर गया मार्सिया के, अपनी बेटी के नहीं। लेकिन जब तक डेविड की माँ जिंदा है, मार्सिया को कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसे बस थोड़े बहुत पैसे मिलते रहेंगे रूबी को पालने के लिए, इसलिए रूबी को साथ रखना इसकी मजबूरी है। एक डाइनर में बैठकर उसने अपने नए बॉयफ्रेंड बैनी को भी डंप कर दिया, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं। और उसे डाइनर में काम करती है कार्ला, जिसके भाई के साथ भी मार्सिया सेम कर चुकी है। और इसके डंप करने की वजह से कार्ला के भाई ने खुद अपनी जान ले ली थी, लेकिन मार्सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूबी को वो साथ रखती है, लेकिन रूबी से उसे कोई लगाव नहीं। उसने रूबी को समझा रखा है कि मुझे मॉमी मत बोलना, मुझे बोलना मार्सिया। फिर एक दिन जब वो सो रही थी और रूबी नाश्ते के लिए रो रही थी, तब उसके पास फोन आता है डेविड की माँ के बंगले से, और उसे बताया जाता है कि डेविड की माँ की तबीयत बिगड़ चुकी है, अब वो ज्यादा दिन नहीं बचने वाली। अपने आखिरी पल वो बिताना चाहती है रूबी के साथ, तो रूबी को लेकर जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाओ। ये सुनकर मार्सिया फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि दादी के टपकते ही सारा पैसा इसका हो जाएगा। वो दोनों तैयार होकर चल दिए, और रूबी के हुलिये से आप समझ ही गए होंगे कि ये टेल एक रीटेलिंग है द लिटिल रेड राइडिंग हुड की। खास बात यह है कि आज फुल मून की रात है, जिसमें ये दोनों ट्रैवल कर रही है। जैसे वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंची, अचानक सामने कोई जानवर आ गया, जिस वजह से उनकी कार क्रैश हो गई, पर दोनों सही सलामत थी। मार्सिया बाहर जाकर सिग्नल ढूंढ रही थी कि तभी पीछे से आ गया एक वेयरवुल्फ। वो मार्सिया के ऊपर झपट पड़ा, तो मार्सिया उसे टेजर से शॉक देकर फिर से कार में आ गई। वो रूबी को गले लगा रही थी, क्योंकि अगर रूबी चिल्लाकर इसे वार्न ना करती तो शायद ये ना बच पाती। फाइनली उसकी ममता जागी, पर तभी वो भेड़िया सनरूफ में से रूबी को खींचकर ले गया। अपने साथ एक सिल्वर नाइफ लेकर मार्सिया बाहर निकली, तभी वहां पर आ गया एक ट्रक, जिसमें था बैनी। वो बैनी को सब कुछ बता रही थी, लेकिन बीच में ही उसकी अकल ने काम किया और उसे शक हो गया कि कहीं बैनी ही तो वो भेड़िया नहीं। तब बैनी ने बोला कि जाकर अपनी कार में बैठो, मैं शेरिफ से कांटेक्ट करता हूँ और तुम्हारी कार को बाहर निकालता हूँ। वो ट्रक को बैक करके लगा रहा था, लेकिन अचानक ही वो शांत हो गया। तब मार्सिया ने जाकर देखा कि भेड़िया उसे भी नोच चुका, और वो आ चुका था मार्सिया के लिए। लेकिन मार्सिया ने एक कुल्हाड़ी सीधा उसके दिल में घुसा दी, पर इससे भी वो मरा नहीं। वो जा रहा था सामने खड़ी रूबी की तरफ, तो मार्सिया ने जल्दी से वो सिल्वर नाइफ उसके दिल में घुसा दिया, जिससे वो मर गया, या फिर कहूं कि मर गई, क्योंकि वो थी कार्ला, जो अपने भाई का बदला लेने आई थी। खैर, उसे मारने के बाद ये दोनों दादी के घर पहुंची, और एक होलसम फैमिली मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि अब मार्सिया भी दिल से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। पर तभी रूबी उसके ऊपर झपट पड़ी, क्योंकि वो बन चुकी थी एक वेयरवुल्फ। वो मार्सिया को चीर फाड़ कर खा गई, जिससे मार्सिया भी चल बसी, और साथ में दादी भी। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो रूबी को ये कर्ज दिया होगा कार्ला ने, ताकि अगर वो ना मार पाए तो रूबी ही मार्सिया को मार दे, और हुआ भी ऐसा ही। तो इसमें मोरल ये था कि अगर लालच के बिना कोई काम करो तो हमेशा ज्यादा फायदा होगा। 7 टेल का नाम है मीट दी वेलास्कोस। इस कहानी में हम देखते हैं डग नाम के वैम्पायर हंटर को, जो कि एक घर में घुसा और सोती हुई वैम्पायर एना को उसने मार डाला, उसके वैम्पायर माँ बाप चक और हेलिना के सामने। पर यह सिर्फ एक बुरा सपना था जो आ रहा था चक को। वो तो सपना था, लेकिन ये सच में वैम्पायर है, वो भी मॉडर्न। ये कहानी मॉडर्न टाइम में बेस्ड है, जब वैम्पायर्स भी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। अब वो आम इंसानों के बीच में रहते हैं, घर खरीद कर, जॉब भी करते हैं, ऑफ कोर्स नाइट ड्यूटी। इंसानी खून के बजाय पीते हैं आर्टिफिशियल खून, यानी कि पूरी कोशिश कर रहे हैं समाज में ढलने की। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें स्वीकार नहीं करते। वो नहीं चाहते कि कोई वैम्पायर उनके पड़ोस में आकर रहे, तभी तो ऐसे डरावने सपने आते हैं वैम्पायर्स को। इसके अलावा मॉडर्न दुनिया में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है फोन। चक को इतना बुरा सपना आया कि वो अपने कॉफिन में ही जाग गया, जबकि उसकी बेटी एना आराम से कॉफिन में पड़ी हुई फोन चला रही थी। पूरा दिन फोन चलाती है, फिर रात में सोती है। सारा सिस्टम खराब कर दिया इस फोन ने, वैम्पायर्स को भी नहीं छोड़ा। खैर, ये वेलास्को फैमिली एक नए टाउन में शिफ्ट हुई है, जहां पर उनका पड़ोसी है डग और उसका बेटा एलेक्स। डग तो वैम्पायर्स का दुश्मन है, लेकिन एलेक्स तो एना को देखते ही उस पे फिदा हो गया, जबकि वो इससे कुछ 100 साल ही बड़ी होगी। खैर, एक रात एना अपने घर के ऊपर लेटकर चांदनी सेक रही थी, फोन में सनराइज की वीडियो लगाकर, क्योंकि इसने कभी सूरज देखा ही नहीं, बस यूट्यूब पर देख लिया तो देख लिया। सूरज की किरणें कैसी लगती हैं इसे पता ही नहीं, और पता ना चले तो ही अच्छा है। उसी वक्त उसे देख रहा था एलेक्स। उसने एना
की फोटो ली तो फोटो में वो थोड़ी अलग लग रही थी और ये देखकर एलेक्स चिल्ला दिया तो एना भी कूद कर नीचे चली गई। ये देखकर एलेक्स को लगा कि शायद एना को चोट लगी होगी, इसलिए वो उसे देखने पहुंचा और जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। कुछ इस तरह दोनों की बातचीत हुई और दोनों घूमने फिरने चल दिए। तब एलेक्स उसे बताता है कि जब वो 7 साल का था तब उसकी मॉम चल बसी थी और एना तो लकी है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो मरते ही नहीं। तब एना उसे बताती है कि ये बस एक मिथ है, वैम्पायर्स भी बूढ़े होकर मर जाते हैं लेकिन थोड़े ज्यादा टाइम बाद। अब एलेक्स उसके साथ सेल्फी ले रहा था लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि फिर फोटो में इसका असली रूप दिखेगा जो ये नहीं चाहती कि कोई देखे। यहीं से दोनों की बात बन गई। फिर एना ने कॉफिन में फोन चलाना छोड़ दिया। एक दिन एलेक्स उसे बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे भी ये गिफ्ट दे दो। वो भी वैम्पायर बन के एना के साथ रहना चाहता था लेकिन एना उसे समझाती है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि कर्ज है। ऊपर से उसका डैड भी उसे समझा रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और आज फाइनली वो उसे बता देता है कि उसकी माँ को भी एक वैम्पायर ने ही मारा था, इसलिए उसे वैम्पायर से इतनी नफरत है और वैम्पायर बहू तो उसे चाहिए नहीं। खैर माँ का मरना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो घर वापस आई थी एलेक्स को मारने, तो डग को उसे फिर से मारना पड़ा। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि तुमने मेरी माँ को मारा। खैर ये सीन रेफरेंस है सेलम स्लॉट के फेमस सीन का जिसने उस टाइम पर लाखों बच्चों की नींदें उड़ाई थी। डग एलेक्स को एक वुडन स्टेक देकर बोलता है कि एना को फ्री कर दो और अगर ये नहीं करेगा तो डग कर देगा। उसने सभी साथी हंटर्स को फोन करके बुला लिया और ये सब सुन रहा था एलेक्स। उसने एना को मिलने बुलाया और फिर उसे बताया कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तब तक सारे हंटर्स वहाँ पर आ चुके थे। पहले उन्होंने एलेक्स को बेहोश किया, फिर निशाना बनाया एना को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। हवा में तैरते हुए एना ने बोला आज रात तुम सब मरोगे। You're all gonna die tonight. और ये रेफरेंस है इविल डेड का। फिर अपने असली रूप में आकर उसने एक एक करके सबको चीर डाला और आखिर में मारा डग को। अब सूरज भी निकल रहा था लेकिन एलेक्स भी मर रहा था, तो एना उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ चल दी और आज पहली बार उसने सूरज की किरणों को फील किया। हॉस्पिटल तो वो पहुंच गई लेकिन जाते राख हो गई। इसके बाद हम देखते हैं डग को जो कि कॉफिन में बंद था क्योंकि वो बन चुका था वैम्पायर, वही चीज जिससे उसे नफरत थी। सामने थे एना के पेरेंट्स और साथ में एलेक्स जिसने खुद ही डग के दिल में स्टेक घुसाकर उसे फ्री कर दिया और इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें मोरल था भेदभाव वाला, वैम्पायर्स के थ्रू बताया गया, लेकिन था डिस्क्रिमिनेशन वाला, किसी को हीन भावना से देखने वाला, जो कि दुनिया में आज भी बहुत है। मॉडर्न टाइम वाला एंगल समझे। एयरटेल का नाम है चीट कोड। ये कहानी है डेव की जिसका डैड जेफ उससे घुलने मिलने की काफी कोशिश करता है लेकिन डेव कोई भाव नहीं देता। अपनी मॉम के एक्सपायर होने के बाद से वो अपने डैड से भी कट चुका है और अकेलापन दूर करने के लिए वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेलता है। उसके साथ और ज्यादा टाइम बिताने के लिए जेफ निकालता है अपने बचपन की एक वीडियो गेम वियर्ड वेडनेसडे जिसका ये चैंपियन था और ये गेम सालों पहले तबाह कर दी गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी इसका एंड नहीं कर पाया था। इस गेम में आपको बस टाउन से गुजरना है, सामने से आ रही चीजों से बचते हुए, अगर उनसे टकराए तो मर जाओगे। डेव ने खेली तो उसे भी पसंद आई क्योंकि गेम सच में टफ थी। फिर उसने अपने दोस्तों को भी ये गेम खिलाई तो उन्हें भी काफी पसंद आई और उसके दोस्त हैं स्पेंसर और रैना। अब डेव तो दिन रात उसे खेल रहा था तो जल्दी उसने अपने डैड के स्कोर को भी बीट कर दिया और वो बन गया नया चैंपियन। अब सिर्फ गेम को खत्म करना रह गया था जिसमें जेफ उसकी मदद करना चाह रहा था क्योंकि आज तक कोई भी सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं कर पाया, ये गेम के ऊपर भी लिखा है। लेकिन डेव को अपने डैड के साथ नहीं खेलना, उसे मजा नहीं आता। डेव को देखकर रैना ने भी वो गेम खरीद ली ईबे से और वो काफी सस्ते में मिल गई क्योंकि जो लेडी उसे बेच रही थी उसने लिखा हुआ था कि इस गेम ने उसके बच्चों की जान ली और इस वाली गेम के कवर पर एक चीट कोड भी लिखा हुआ था जो कि ये तीनों ही यूज नहीं करते, ये इनके रूल्स के खिलाफ है। अब जिद करके वो गेम स्पेंसर अपने घर ले गया। अगले दिन डेव का डैड उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूछता है लेकिन वो फिर से मना कर देता है। तब जेफ उसके सामने एक डील रखता है कि अगर तुमने पहले गेम को खत्म किया तो मैं तुम्हें कार चलाने दूंगा और अगर मैंने पहले कर दी तो तुम हर फ्राइडे मेरे साथ टाइम बिताओगे। बताओ क्या दिन आ गए। डेव इसके लिए मान गया और आपको ये भी बता दूं कि इसकी माँ कार एक्सीडेंट में मरी थी, इसलिए जेफ इसे कार चलाने नहीं देता जबकि इसे लगती है पाबंदी। खैर डेव रैना के साथ गेम खेलने बैठा तो उसमें एक नया कैरेक्टर आ चुका था जो कि एकदम स्पेंसर के जैसा दिख रहा था। उसे देखकर डेव ने स्पेंसर के पास फोन किया लेकिन स्पेंसर ने उठाया नहीं। फिर दोनों गेम खेलने में मस्त हो गए, जिस बीच वो नया कैरेक्टर कई बार मारा गया जिससे उसकी सारी लाइफ्स खत्म हो गई। अभी लेटेस्ट वो मरा एक आइसक्रीम वैन से टकराकर। अब ये दोनों बोर हो चुके थे इसलिए खुद ही
स्पेंसर के घर पहुंच गए क्योंकि रैना को अपनी गेम भी लेनी थी, लेकिन स्पेंसर की माँ बताती है कि वो तो घर पर है ही नहीं। सुबह गेम खेल रहा था, फिर बाहर गया तो अब तक आया नहीं। दोनों गेम लेने अंदर गए तो देखा कि स्पेंसर की गेम ओवर हो चुकी थी। गेम लेकर दोनों निकले थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आइसक्रीम वैन ने किसी को उड़ा दिया था। उसे इग्नोर करके दोनों चले गए, लेकिन उस वैन ने उड़ाया था स्पेंसर को। वो सेम वैसे ही मरा जैसे मरा था गेम में, और अब उसका कैरेक्टर भी गेम में नहीं आ रहा। अब ये दोनों रैना के घर में गेम खेल रहे थे और गेम खेलते खेलते डेव ने वो चीट कोड लगा दिया, जिसके बाद वो बन गया गेम का कैरेक्टर और उसके पास लाइफ्स बची है 5। रैना ने गेम बंद कर दी तो उसी वक्त वो भी गायब हो गया और ऑन करते ही फिर से वापस आ गया। अब जो भी गेम में हो रहा था वही उसके साथ हो रहा था रियल लाइफ में, और फिलहाल उसके कैरेक्टर के साथ खेल रहा है उसका डैड। जैसे वो गेम में मरा वैसे ही मर रहा था रियल लाइफ में। एक एक करके उसकी सारी लाइफ चली गई, अब बची थी आखिरी। रैना समझ चुकी थी कि इस वक्त गेम खेल रहा है इसका डैड, लेकिन फोन वो नहीं उठा रहा, इसलिए रैना खुद ही उसके पास पहुंच गई। और तब तक वो पहुंच चुका था गेम के एंड में, जहां पर उसे मारना था एक एलियन को, और इधर डेव भी उस एलियन के पास पहुंच चुका था। एलियन उसके ऊपर सामान फेंक रहा था और वो उनसे बच रहा था, या फिर कहूं कि उसे बचा रहा था जेफ। रैना के आते ही उसने गेम को पॉज कर दिया और रैना ने उसे सब कुछ बता दिया। जेफ जानता है कि सिंगल प्लेयर इस गेम को बीट नहीं कर सकता, इसलिए चीट कोड लगाकर वो भी पहुंच गया गेम के अंदर। अब दोनों मिलकर एलियन का सामना कर रहे थे, लेकिन एलियन के पास कई सारी पावर्स थी। उसने जेफ को फंसा लिया था, तो मौका पाकर डेव ने जल्दी से यूएफओ के पास जाकर उस पे लगा रेड बटन दबा दिया, जिससे एलियन मारा गया और वो दोनों जीत गए। फिर दोनों ने मिलकर उस गेम को दफना दिया और बाप बेटे फिर से पास आ गए, लेकिन गेम फिर से अपने आप बाहर आ रही थी, यानी अभी कईयों की गेम ओवर हो गई। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि जो काम आप अकेले नहीं कर पा रहे वो किसी की हेल्प से हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आखिरी 4 टेल्स आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बताओ इन चारों में से ऐसी 2 टेल्स जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि टेल्स तो यूनिक थी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपके साथ रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। ऐसी और टेल्स अगर आपको देखनी है तो हॉरर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें आपको ढेर सारा मनोरंजन मिल जाएगा लेसन्स के साथ। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।